नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जो हमारे वर्तमान को आकार देते हैं। आज हम जानेंगे कि फारस, जो कभी दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था, कैसे ईरान बन गया। तो चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। प्राचीन फारस का उदय 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ, जब फारस के एक छोटे से राज्य पारसा, जिसे आज आधुनिक ईरान कहा जाता है, में एक शक्तिशाली राजा ने अपनी सत्ता का विस्तार किया। ये राजा सायरस द ग्रेट थे, जिन्होंने 550 ईसा पूर्व में अचमेनिड साम्राज्य की नींव रखी। सायरस द ग्रेट ने सबसे पहले मिदियों पर विजय प्राप्त की, जो फारस के पश्चिम में स्थित थे और पारसियों के शासक थे। मिदियों की हार के बाद उन्होंने लिडिया और बाबिल जैसे प्रमुख राज्यों पर भी विजय प्राप्त की। बाबिल की विजय के बाद फारस साम्राज्य ने मेसोपोटामिया, लेवेंट और एशिया माइनर जैसे क्षेत्रों पर शासन करना शुरू कर दिया। सायरस द ग्रेट ने एक संघकुशल प्रशासनिक प्रणाली विकसित की, जिसमें स्थानीय शासकों को अधिकार दिए गए थे, लेकिन वे सायरस के अधीनस्थ होते थे। इसके अलावा उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता का भी समर्थन किया, जिसके कारण विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों ने उन्हें समर्थन दिया। उदाहरण के लिए, उन्होंने यहूदियों को बाबिल की कैद से आज़ाद किया और उन्हें यरूशलेम में अपना मंदिर फिर से बनाने की अनुमति दी। सायरस द ग्रेट के उत्तराधिकारी, जैसे कि उनके पुत्र कंबुजिया और डेरियस द ग्रेट, ने भी साम्राज्य का विस्तार किया। डेरियस के समय में अचमेनिड साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी सीमा तक पहुंच गया था, जो पूर्व में भारत तक और पश्चिम में ग्रीस के पास तक फैला हुआ था। डेरियस ने परसेपोलिस में एक भव्य राजधानी का निर्माण किया, जो अचमेनिड साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक थी। अचमेनिड साम्राज्य न केवल अपने सैन्य विजय के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि उसने फारसी संस्कृति, कला और वास्तुकला को भी उन्नत किया। परसेपोलिस, जो साम्राज्य की राजधानी थी, अद्वितीय वास्तुकला और शिल्पकला का उदाहरण है। इसके अलावा ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म, जो पारसियों का धर्म होता है, का विकास भी इसी काल में हुआ, जो बाद में फारसी समाज और संस्कृति का मुख्य अंग बना। फारस साम्राज्य के पतन के बाद सासानी वंश ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया। सासानी साम्राज्य 224 से 651 ईस्वी तक फैला और इसे प्राचीन फारस का पुनर्जन्म कहा जाता है। सासानी साम्राज्य प्राचीन फारस का एक शक्तिशाली साम्राज्य था, जो अचमेनिड साम्राज्य के बाद फारस की दूसरी महानतम शक्ति के रूप में उभरा। इस साम्राज्य की स्थापना अर्दशिर प्रथम ने की थी और ये अपने पूरे अस्तित्व के दौरान रोमनों और बाद में बीजान्टिन साम्राज्य के साथ लगातार संघर्ष में रहा। इन संघर्षों का न केवल दोनों साम्राज्यों की राजनीति पर, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की भू राजनीति पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। सासानी साम्राज्य ने पार्थियंस को हराकर फारस में सत्ता स्थापित की। अर्दशिर प्रथम ने खुद को शहनशाह घोषित किया और फारस को एक बार फिर से एक मजबूत और केंद्रीकृत राज्य में बदल दिया। सासानी शासक खुद को अचमेनिड साम्राज्य के वैध उत्तराधिकारी मानते थे और फारस की पुरानी महिमा को पुनः स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध थे। 7वीं सदी में खुसरो द्वितीय ने बीजान्टिन साम्राज्य यानी पूर्वी रोमन साम्राज्य के खिलाफ आक्रमण किया और कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। हालांकि बीजान्टिन सम्राट हेराक्लियस ने एक शानदार जवाबी हमला किया और 628 ईस्वी में खुसरो II को हराया। इस युद्ध ने दोनों साम्राज्यों को कमजोर कर दिया और उनकी सीमाओं को असुरक्षित कर दिया। सासानी और रोमन साम्राज्यों के बीच ये संघर्ष कई शताब्दियों तक चला, लेकिन अंत में दोनों साम्राज्य इस्लामी आक्रमणों के सामने कमजोर पड़ गए। 7वीं सदी में इस्लामी सेनाओं ने पहले बीजान्टिन साम्राज्य के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया और फिर 651 ईस्वी में सासानी साम्राज्य को समाप्त कर दिया। सासानी और रोमन साम्राज्यों के बीच संघर्ष ने दोनों सभ्यताओं के इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। ये युद्ध न केवल सैन्य और राजनीतिक संघर्ष थे, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक मतभेदों का भी प्रतीक थे। हालांकि सासानी साम्राज्य अंततः इस्लामी विजय के बाद समाप्त हो गया, लेकिन इसकी विरासत और रोमन साम्राज्य के साथ उसके संघर्षों का प्रभाव इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। 651 ईस्वी में अरबों ने फारस पर विजय प्राप्त की और इसके साथ ही इस क्षेत्र का इस्लामीकरण शुरू हुआ। इस्लामिक विजय के बाद फारस का चेहरा बदल गया। शिया इस्लाम को देश का प्रमुख धर्म बनाया गया और इससे फारसी संस्कृति और इस्लामी प्रभावों का एक अनूठा मिश्रण बना। सफाविद वंश ने शिया इस्लाम को आधिकारिक धर्म घोषित किया
जिससे ईरान का धार्मिक और सांस्कृतिक ढांचा मजबूत हुआ। इस्लाम का उदय और विस्तार विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। 7वीं सदी में इस्लाम के पैगंबर हजरत मुहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लामी साम्राज्य का तीव्र गति से विस्तार हुआ। इस विस्तार के साथ ही इस्लाम की विभिन्न शाखाओं और विचारधाराओं का विकास भी हुआ। इन्हीं में से एक प्रमुख शाखा शिया इस्लाम है। इस लेख में हम इस्लामिक विजय, फारस पर इसके प्रभाव और शिया इस्लाम के उदय का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। इस्लामिक विजय की शुरुआत 7वीं सदी में हजरत मोहम्मद की शिक्षाओं और उनके अनुयायियों के प्रयासों से हुई। 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी, जिन्हें खलीफा कहा जाता था, ने इस्लाम का प्रसार जारी रखा। पहले 4 खलीफाओं, जिन्हें राशिदून खलीफा कहा जाता है, के नेतृत्व में इस्लामिक साम्राज्य ने अरब प्रायद्वीप से बाहर निकलकर पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका और यूरोप तक अपनी पकड़ बनाई। 634 ईस्वी में इस्लामी सेनाओं ने फारस, जो उस समय सासानी साम्राज्य का हिस्सा था, की ओर रुख किया। सासानी साम्राज्य उस समय आंतरिक संघर्षों और बाहरी हमलों के कारण कमजोर हो चुका था। इसी का फायदा उठाते हुए इस्लामी सेनाओं ने फारस पर आक्रमण किया। 637 ईस्वी में कादिसिया की लड़ाई में इस्लामी सेनाओं ने सासानी सेना को पराजित किया। इसके बाद 651 ईस्वी में सासानी साम्राज्य के अंतिम शाह यज़दगिर्द थोर्ड की हत्या के साथ ही सासानी साम्राज्य का अंत हो गया और फारस इस्लामी शासन के अधीन हो गया। इस्लामी विजय के बाद फारस में इस्लामी संस्कृति और अरबी भाषा का प्रसार हुआ। फारसी लोगों ने धीरे धीरे इस्लाम धर्म को अपनाना शुरू किया। इस्लाम का प्रसार केवल धार्मिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक बदलाव भी आए। इस्लामी शासकों ने फारसी संस्कृति और ज्ञान को अपनाया और उसे इस्लामी सभ्यता का हिस्सा बनाया। फारसी प्रशासनिक प्रणाली, विज्ञान और कला ने इस्लामी साम्राज्य को समृद्ध बनाया। शिया इस्लाम का उदय इस्लामी इतिहास के प्रारंभिक दिनों में ही हो गया था। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकार के प्रश्न पर मुस्लिम समुदाय में मतभेद उभरे। इस मतभेद ने आगे चलकर सुन्नी और शिया शाखाओं के रूप में इस्लाम को विभाजित कर दिया। फारस, जो इस्लामी विजय से पहले ज़ोरास्ट्रियनिज्म, जो पारसियों का धर्म होता है, का पालन करता था, धीरे धीरे इस्लामिक संस्कृति का हिस्सा बन गया। लेकिन शिया इस्लाम का उदय और उसका प्रभाव फारस पर विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। इस्लामी विजय के बाद फारस में शिया विचारधारा का प्रसार धीरे धीरे हुआ। हालांकि प्रारंभिक काल में फारस का अधिकांश हिस्सा सुन्नी था, लेकिन शिया विचारधारा ने धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाई। 9वीं और 10वीं सदी के दौरान शिया धार्मिक विद्वानों और इमामों ने फारस में शिया इस्लाम का प्रचार किया। शिया धार्मिक केंद्र जैसे कुम और मशहद इसी काल में स्थापित हुए और उन्होंने फारस को शिया इस्लाम का गढ़ बनाया। 16वीं सदी में सफाविद डायनेस्टी के उदय के साथ ही फारस में शिया इस्लाम का आधिकारिक रूप से प्रसार हुआ। शाह इस्माइल जो सफ़वी वंश के संस्थापक थे, ने शिया इस्लाम को ईरान का आधिकारिक धर्म घोषित किया। शाह इस्माइल ने अपने साम्राज्य में शिया धर्म को मजबूती से स्थापित किया और सुन्नी धर्म को दबाने की कोशिश की। इसके परिणामस्वरूप ईरान एक शिया बहुल देश बन गया और यह स्थिति आज भी बनी हुई है। 18वीं सदी में कजार वंश ने फारस पर शासन किया। कजार वंश का शासनकाल आधुनिक ईरान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण था। 1794 में आगा मोहम्मद शाह कजार ने इस वंश की स्थापना की। उन्होंने जंद वंश को हराकर तेहरान को अपनी राजधानी बनाया। कजार वंश का शासनकाल लगभग 130 वर्षों तक चला, जिसमें उन्होंने देश के भीतर कई सामाजिक और आर्थिक सुधार किए, लेकिन साथ ही साथ विदेशी शक्तियों के बढ़ते प्रभाव का सामना भी किया। कजार शासकों ने सत्ता में आने के बाद देश को एकजुट करने का प्रयास किया, लेकिन उनके शासनकाल में आंतरिक संघर्ष और बाहरी हस्तक्षेप की चुनौतियां सामने आईं। रूस और ब्रिटेन जैसी शक्तियों ने कजार शासकों को कमजोर करने की कोशिश की। 19वीं सदी के दौरान रूस के साथ युद्धों में फारस को हार का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप देश के उत्तरी हिस्से, जिसमें जॉर्जिया और आर्मेनिया जैसे क्षेत्र शामिल थे, रूस के कब्जे में चले गए। इसी तरह ब्रिटेन ने फारस की खाड़ी में अपना प्रभाव बढ़ाया। कजार शासक, विशेषकर नासिर अल-दीन शाह, ने पश्चिमी देशों से कर्ज लेकर देश में कई सुधार लागू किए, जैसे रेलवे, टेलीग्राफ और सड़क निर्माण।
हालांकि ये सुधार फारस की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में असफल रहे। बढ़ते कर्ज और विदेशी शक्तियों के दबाव के कारण फारस की स्वायत्तता कमजोर पड़ने लगी। कजार शासनकाल के अंतिम चरण में फारस में व्यापक असंतोष उभरने लगा। आर्थिक संकट, विदेशी हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार के खिलाफ 1905 में एक क्रांति की शुरुआत हुई, जिसे संवैधानिक क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति का परिणाम फारस में संवैधानिक शासन की स्थापना और एक संसद मजलिस के गठन के रूप में निकला। हालांकि कजार शासकों ने इस संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं किया, जिससे असंतोष जारी रहा। 1925 में कजार वंश के पतन के बाद रजा शाह पहलवी ने पहलवी वंश की स्थापना की। पहलवी वंश का शासनकाल ईरान के इतिहास में आधुनिकता, केंद्रीकरण और पश्चिमीकरण के लिए जाना जाता है। रजा शाह ने ईरान में आधुनिक राज्य की नींव रखी। उन्होंने सेना, शिक्षा और न्याय प्रणाली में सुधार किए, पश्चिमी परिधान को अनिवार्य किया, पारंपरिक इस्लामी पहनावे पर प्रतिबंध लगाया और महिलाओं के अधिकारों में सुधार किया। हालांकि उनकी तानाशाही प्रवृत्तियों और पश्चिमीकरण के प्रयासों ने धार्मिक और पारंपरिक वर्गों के बीच असंतोष पैदा किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और सोवियत संघ ने ईरान पर आक्रमण किया और रजा शाह को सत्ता छोड़ने पर मजबूर किया। इसके बाद उनके पुत्र मोहम्मद रजा शाह पहलवी को सत्ता सौंपी गई। मोहम्मद रजा शाह के शासनकाल में ईरान ने औद्योगिकीकरण और आधुनिकता की दिशा में कदम बढ़ाए। हालांकि उनका शासन भी बढ़ते असंतोष और विरोध का सामना करता रहा। 1953 में CIA द्वारा समर्थित तख्तापलट के बाद उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत किया, लेकिन उनके शासन के अंतर्गत भ्रष्टाचार, मानवाधिकार उल्लंघन और धार्मिक असंतोष बढ़ता गया। 1979 में अयातुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामी क्रांति हुई, जिसने पहलवी वंश का अंत कर दिया और ईरान को इस्लामी गणराज्य बना दिया। क्रांति के बाद पहलवी वंश का शासन समाप्त हो गया और ईरान में इस्लामी शासन की शुरुआत हुई। 1935 में रेजा शाह पहलवी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने देश का नाम फारस से बदलकर ईरान कर दिया। ईरान नाम का अर्थ है आर्यों की भूमि, जो फारसी लोगों की पुरानी पहचान से जुड़ा हुआ है। इस नाम परिवर्तन का उद्देश्य था देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान देना, जो उसकी प्राचीन धरोहर से जुड़ा हो। आज का ईरान एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति है, जो अपनी प्राचीन धरोहर, धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। फारस अब इतिहास का हिस्सा है, लेकिन उसका प्रभाव आज भी ईरान की पहचान में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी फारस से ईरान तक की कहानी। एक ऐसा सफर जिसने कई राजवंशों, संस्कृतियों और धर्मों को देखा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये जानकारी पूर्ण यात्रा अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।